जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे स्टूडेंट अच्छे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को अपनी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है चैनल के माध्यम से, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, जिन स्टूडेंट ने मेहनत की उनको रिजल्ट मिलेगा अच्छा, और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाइए। और जब तक सफलता ना मिले तब तक आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं कि हमने एग्ज़ाम दे दिया, अब वो रिजल्ट का वेट करते नहीं। मेरा कहना ये है कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। रिजल्ट आपको आते रहेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने को रिजल्ट मिलेगा, और जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आप मेहनत करिए, और जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक अपनी कंटिन्यू मेहनत करिए। अब जो भी एग्ज़ाम है, आगे कुछ जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको हमने टारगेट कर दिया है। जैसे अभी SSGD के लिए फॉर्म भरे रहे हैं तो उनका हमने बैच शुरू कर दिया है, और आपको कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, डेली आएंगी। थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया था बीच में, तो उसको अब नए सिरे से इस्टाब्लिश किया है। तो चलिए, ज़्यादा आपसे बात करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तो SSGD का मैंने टारगेट 100% GK इसका बैच का नाम है, और प्रैक्टिस सेट आपका पहला स्टार्ट मैंने आज कर दिया है। तो ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। पहला ही क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है, और इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रचंड या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर आपका डी कि अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में इसमें वृद्धि देखी जाती है। मान के चलना कि किसी कार्य को कम लोग कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से इसको छिपी बेरोजगारी बोलते हैं, और ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रचंड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, ये इसका परिणाम सबसे ज़्यादा भारत में है, और इसमें कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे मान के चलना कि किसी कार्य को करने में 10 व्यक्ति लगे हैं, लेकिन उस कार्य को 5 व्यक्ति बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। तो इसी को प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा भारत में देखी जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ आगे। बाकी हम पूरा क्वेश्चन डिटेल करेंगे, अभी मैंने आज आपका स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक और बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, वह यात्री कौन है? मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी या बारबोसा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका निकोलो कॉन्टी। तो ध्यान रखना, तो ये निकोलो कॉन्टी इटली देश का निवासी था, इटली देश का यात्री था, और ये विजयनगर साम्राज्य के समय, विजयनगर का जो शासन चल रहा था दक्षिण भारत में, उसके समय में आया था, और इसका जो शासक था वो देवराय प्रथम था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है। तो निकोलो कॉन्टी किसके समय में भारत आया था? देवराय प्रथम के समय में। और विजयनगर दक्षिण भारत में एक बड़ा ही शक्तिशाली साम्राज्य था, जो कि कावेरी नदी की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों के राजाओं ने शासन किया था। बाकी पूरा डिटेल करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको अभी इतना ही बता दिया, आगे डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका साइंस का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना किसी भी परीक्षा के लिए बेटा। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस की मात्रा में होने से बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जीके में का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आ चुका है, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनके माध्यम से वायुमंडल या पृथ्वी गर्म होती है। यानी कि वायुमंडल का गर्म होना या पृथ्वी का गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और यानी कि मान के चलना कि ग्रीन हाउस गैसें, कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 ग्रीन हाउस गैस है, CH4 ग्रीन हाउस गैस है, CFC ग्रीन हाउस गैस है, O3 ग्रीन हाउस गैस है, और N2O ग्रीन हाउस गैस है। ये 5 बड़ी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनका प्रभाव ये होता है कि इनके माध्यम से वायुमंडल गर्म होता है। इनके माध्यम से क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है, या पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। तो पृथ्वी या वायुमंडल का गर्म होना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो ये वायुमंडल की 5 बड़ी ग्रीन हाउस गैसें हैं, और सबसे ज़्यादा हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो
पैदा कर रहा है वो चीन देश करता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाला देश कौन सा है, या सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, वो चीन है। यानी कि CO2 गैस लगभग 50% योगदान देती है वायुमंडल को गर्म करने में। तो सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस भी कौन सी है, हमारी CO2 है। तो आगे हम बड़ा विस्तार से करेंगे, आज थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, बाकी आपको बाद में पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस एक बार पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरकुला नृत्य। तो ये अभी शायद पुलिस में भी पूछा है कि चरकुला नृत्य संबंधित है किस राज्य से, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो चरकुला नृत्य मथुरा के ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से, ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं होती हैं सिर पे घड़ा रखती है, उस घड़े के ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखती है और तब वो नृत्य करती है। और ये नृत्य बहुत ही फेमस है। ये दीपावली के दिन इस नृत्य को किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि महिलाएं सिर पर घड़ा रखती हैं और घड़े के ऊपर जलता हुआ दीपक रखती है और फिर नृत्य करती है, और ये मथुरा के ब्रजभूमि क्षेत्र में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में आता हुआ देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। 5वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपका पूछता रहता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ। तो इसका राइट आंसर है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है। देखिए ध्यान रखना, जैन धर्म में क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में टोटल जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकर हुए हैं, कुल तीर्थंकर जो जैन धर्म में हुए हैं वो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन से थे? ऋषभ थे। ध्यान रखना, पहले तीर्थंकर कौन थे? प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का फाउंडर भी बोलते। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना गया है, अंतिम तीर्थंकर, और इसमें पार्श्वनाथ को 23वां तीर्थंकर माना गया है। तो टोटल तीर्थंकर 24वें। तीर्थंकर का मतलब होता है, ध्यान रखना, जो मनुष्य का जन्म होता है, यानी कि उसके सभी क्रियाकलापों से बिल्कुल फ्री होना, मुक्त होना, यानी कि तीर्थंकर को जैन गुरु भी बोलते हैं। इनको अरिहंत भी बोला गया है, अरिहंता भी बोला गया है, जिन भी बोला गया है, इनको जिन भी बोला गया है, केवलिस भी बोला गया है। जैन धर्म के गुरुओं को अरिहंता भी बोला गया है, जिन भी बोला गया है, केवलिस भी बोला गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आता ही आता है। तो क्वेश्चन आपको हम बाकी पूरे डिटेल में कराते रहेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक तरह का फर्स्ट यूनिट टाइप की करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देखता हूँ यहाँ पर। छठा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है कि वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, सर स्टीफर्ट क्रेप्स, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, हैरोल्ड विल्सन। तो इसमें राइट आंसर इसका हैरोल्ड विल्सन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन जो आया था भारत में 1946 में आया था, ध्यान रख लेना। इसमें जो कुल मेंबर्स जो देखा गया था, तो इसमें कुल सदस्य थे 3, और ध्यान रखना इसमें स्टीफर्ट क्रेप्स भी था, AB अलेक्जेंडर भी था, और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो था इसका अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। इसी की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था 1946 में। और ध्यान रखना, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, इसी के सुझावों के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। उसी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आता है, इतना ही मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेक्नोलॉजी से कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? जीके में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। पुलिस व्यवस्था में, यानी कि यह मानकर SSC GD में कोई भी एक जनरल परीक्षा होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आपको आता है। तो इसका नाम है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सैटेलाइट था। तो ध्यान रखना, इसे 19 अप्रैल
19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। ध्यान रखना, रूस देश से भेजा गया था। कहाँ से? रूस देश से भेजा गया था। उस समय भारत में अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित तो कर दी गई थी, लेकिन कार्य संचालन नहीं हुआ था, तो इसमें रूस देश की मदद लेनी पड़ी थी। तो 19 अप्रैल 1975 को इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। और इस आर्यभट्ट जो भारत के एक विद्वान रहे हैं, आर्यभट्ट जो भारत के एक विद्वान रहे हैं, जो खगोलवेत्ता थे, जो गणित के भी बहुत बड़े विद्वान थे, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, आर्यभट्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा आता रहता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जो भेजा गया था, इसमें सबसे पहला जो उपग्रह भेजा था वो रूस देश ने भेजा था, रूस देश ने, जिसका नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक, तो स्पुतनिक विश्व में भेजा गया पहला उपग्रह था पूरे विश्व में। और किसके द्वारा भेजा गया था? रूस देश के द्वारा। और भारत ने अपना कब भेजा था? 19 अप्रैल 1975 को। और ये 1960 में, ये 1953 में रूस के द्वारा भेजा गया था स्पुतनिक पूरे विश्व में। तो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का जो सबसे पहला कार्य किया था विश्व में, वो रूस ने किया था। उसके बाद अमेरिका, तो अमेरिका अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला दूसरा देश बना, और पहला देश आपका रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन आपका कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉसिल्स किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है। तो ये परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानों में पाई जाती है जीवाश्म, फॉसिल्स। तो फॉसिल्स किसको बोलते हैं? ध्यान रखना कि पृथ्वी के यानी कि धरातल के नीचे जो अवशेष पाए जाते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के हों, चाहे वो वनस्पति के हों, चाहे वो पेड़ पौधों के हों, उनके अवशेष जो पाए जाते हैं वो जीवाश्म कहलाए जाते हैं। और ये परतदार चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ध्यान रखना, चट्टानें 3 प्रकार की होती है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जैसे आग्नेय चट्टान पहले प्रकार की है, आग्नेय चट्टान, तो पहले प्रकार की जो रॉक्स है वो आग्नेय चट्टान है। दूसरी जो है वो आपकी परतदार चट्टान है, और तीसरी जो है आपकी रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। तो इस तरह से पृथ्वी पर कितने प्रकार की रॉक्स मिलती हैं? 3 प्रकार की। और जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ज़्यादा आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं आगे। 9वां क्वेश्चन कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को चेंज करती रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो ये मानसूनी हवाएं होती हैं जो वर्ष में अपनी डायरेक्शन को 2 बार चेंज करती है, यानी कि पूरब दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो ये मानसूनी हवाएं होती हैं जो अपनी दिशा को चेंज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि निम्न में कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। कौन सा संघनन नहीं है? कौन सा कंडेंसेशन नहीं करता है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला। तो ये क्वेश्चन है आपका पाला। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे वर्षा जो होती है, वर्षा मैंने आपको बताया तो वो कंडेंसेशन के द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता हुआ देखा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत अभी पूछा है। मुद्रा से संबंधित, उसकी संसद से संबंधित, कैपिटल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि येन किस देश की मुद्रा है। तो येन यहाँ पर जापान देश की मुद्रा है। येन किस देश की मुद्रा है? जापान देश की। और चाइना की क्या है? युआन। युआन चीन देश की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो वॉन है। और भूटान की जो है वो नुल्ट्रम है। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से यूपी पुलिस में स्टूडेंट को आता ही आता है, चाहे वो पार्लियामेंट से संबंधित पूछे, चाहे वो कैपिटल से संबंधित पूछे, चाहे वो करेंसी से संबंधित पूछे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें हम, आपकी स्क्रीन पर मैंने 12वां क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिया है। 12वां क्वेश्चन संविधान से संबंधित है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में भाग पूछ लेता है, अनुसूची पूछ लेता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे इस बार भी पुलिस में आया था, इस बार भी शायद ये एक भाग पूछा था आपसे, किसी भी सेट में एक भाग आया था पूछने के लिए, भाग 5 उसमें पूछा था किसी भी सेट में। तो ये आपका भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से पूछा है। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 4 का में। और ध्यान रखना ये मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिए गए थे। रूस देश से, किससे? रूस देश से। तो रूस देश से जो संख्या ली गई थी वो मौलिक कर्तव्यों की 10 ली गई थी। 10 मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। और वर्तमान में देखें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के भाग 4 का में। आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। रूस देश से कितने लिए गए थे? 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। और आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों को ले किया गया भाग है, भाग इसका है 4 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह, बेटा याद रखना, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछता रहता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 हो गई है और मूल संविधान में भागों की संख्या अभी भी 22 है। तो मूल संविधान में भाग कितने हैं? 22, और वर्तमान में भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? एक क्वेश्चन आपको संविधान में आता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। किसी भी संवैधानिक अधिकारी की न्यूनतम आयु पूछता है। तो जैसे भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु का होना है 35 वर्ष। तो ध्यान रखना, 35 वर्ष आयु का व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। और ध्यान रखना, आर्टिकल 153 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। यानी कि ध्यान रखना, राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष की होती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। यानी कि राज्यपाल को छोटा राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, यानी कि वह उसका ही एक प्रतिरूप होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? बड़ा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सिख गुरुओं से भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में पूछा जाता रहता है। तो गुरु हरकिशन के जो उत्तराधिकारी थे वो गुरु तेग बहादुर थे। तो गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। यानी कि ध्यान रखना, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया था, और इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सिख धर्म में जो टोटल 10 गुरु हुए हैं। प्रथम जो सिख गुरु थे मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में गुरु नानक, और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, अंतिम सिख गुरु। तो टोटल सिख धर्म में 10 गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर 9वें हैं, गुरु अंगद क्रम से दूसरे सिख गुरु हुए हैं, गुरु हरगोबिंद, गुरु अमरदास क्रम से चौथे गुरु हुए, गुरु अमरदास क्रम से तीसरे सिख गुरु हैं। तो ये क्रम आपका गुरुओं से संबंधित आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए जाना जाता है? बंगाल में स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, जाति व्यवस्था पर परिहार के लिए, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के लिए, मद्रास की रैयतवाड़ी के लिए। तो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जाना जाता है। 1793 ईस्वी में इसने बंगाल बिहार क्षेत्र में राजस्व की स्थायी व्यवस्था को लागू कर दिया था। और ये एक तरह से 10 वर्षों की एक लगान व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी। यानी कि वहाँ पर लगान व्यवस्था को, जो कृषि से संबंधित, कृषि पर जो टैक्स लगाया जाता था, कृषि पर जो लगान लगाया जाता था, उसको 10 वर्षों के लिए फिक्स कर दिया जाता था। उसी को स्थायी राजस्व व्यवस्था कहा गया है, और इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की 49वीं सीमांतर रेखा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। जैसे भारत और चीन की देखें तो मैकमोहन है, भारत और पाकिस्तान की बोले तो रेड क्लिफ है, भारत में बांग्लादेश के बीच की बोले तो 3 बीघा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी से संबंधित है कि ला नीना प्रशांत महासागर ये किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो एक जलधारा है। तो ये ध्यान रखना,
जल का तापमान कम कर देती है, क्योंकि ये एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा है जो तापमान को कम कर देती है। प्रशांत महासागर की ध्यान रखना, पृथ्वी पर कुल मिलाकर जो है 5 महासागर हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति देखें तो 4 महासागर हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर की संख्या नहीं दी जाती है। तो पृथ्वी पर जो टोटल रूप से आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर टोटल महासागर कितने हैं, 5, लेकिन महासागर की उपस्थिति के रूप में वो 4 ही हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर को महासागर नहीं माना जाता, क्योंकि उसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, मात्र 2% भाग पर जल ही है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि जलधाराएं, क्योंकि जलधारा 2 प्रकार की होती है, ठंडी भी जलधारा होती है और गर्म जलधारा भी होती है। तो गर्म जलधारा टेम्परेचर को बढ़ाती है और ठंडी जलधारा टेम्परेचर को कम करती है। तो चारों ही महासागरों में जलधाराएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 18वां, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी एक प्रकार का मसाला होता है, जो सब्जियों में टेस्ट को बढ़ाता है। दालचीनी एक प्रकार का मसाला है जो कि पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन ये बहुत आपको आता रहता है। चलिए, यानी कि ध्यान रखना, पूरे भारत में मसालों का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो केरल है। तो केरल को मसाला राज्य के नाम से भी जानते हैं, मसाला राज्य के नाम से भी जाना जाता है केरल को। और तमिलनाडु भी मसाला उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन साइंस से है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर लेना कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो यही क्वेश्चन आपको आया था कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन्स। इसकी कमी के कारण शुगर हो जाता है या डायबिटीज हो जाती है, जिसको मधुमेह भी बोलते हैं, मधुमेह रोग। आजकल एक आम बीमारी बन चुका है मधुमेह रोग, यानी कि 70% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। यानी कि ये ध्यान रखना, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, अग्नाशय ग्रंथि जो है, इसी से इंसुलिन हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। और अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। इसकी कमी के कारण शुगर या डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। आजकल ये आम बीमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, लास्ट क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट का 20वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है? महाधमनी, फेफड़े की नस या फेफड़े की धमनियाँ? तो फेफड़े की धमनियाँ मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, फेफड़े की धमनियां। ध्यान रखना, देखिए 2 यहाँ पर अपवाद है कि जो धमनियां होती हैं और एक शिराएं होती हैं, यानी कि आर्टरी और वेन्स। तो धमनियों में जो होता है वो शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, यानी कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जो करती हैं वो धमनियां करती हैं। और शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय की ओर लेकर आती हैं। महाधमनी में ये अपवाद है कि महाधमनी जो होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है और उस महाशिरा में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन क्वेश्चन के आधार पर फेफड़े की धमनियां हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन किए। तो आज ये 20 क्वेश्चन थे, हमने बड़ा कम समय में इनको किया है, लेकिन आने वाले समय में हम इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन छूटे ना। तो आज स्टार्टिंग थी, आज पहला ही डे था। आपको कल मैं फिर इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके मिलूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई कमेंट करना है तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे अपना जानकारी दे सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।